एटम और टू एटम किसने लिखा है? किसने लिखा है जी? जॉन कीट्स जो है ना, जॉन कीट्स बहुत ही मासूम कवि है एकदम। अच्छा ये देखो, ऑटो एटम, एटम किसने लिखा है जी? ऑटो एटम जॉन कीट्स। किसने लिखा है? हाईलाइट ना निकालिए। जॉन कीट्स का जन्म जो था 1795 और 1821 में डेथ कर गए। मात्र 26 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में इन्होंने डेथ कर गया। और सोचिए कि उस उम्र में इन्होंने का महान कवियों में से एक कवि बन गए। और मात्र 19 साल की उम्र में इनका पहला कविता आ गया था, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर का पहला कविता इनका था, जो 1814 में आया था। उसके बाद 1817 में कविताओं के लिए एक वॉल्यूम बनाए, किताब बनाए, जिस किताब का शीर्षक डाले थे पोएम्स, वो आया। उसके बाद फिर एक कविता आया 1818 में, लेकिन बेचारे ज्यादा दिनों तक ये जिंदा नहीं रहे। टीबी से ये ग्रसित थे। सोचो को टीबी अचानक होता है, तुरंत डेथ नहीं करते लोग, झेलाता है। पहले टीबी का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, इलाज नहीं था। अब नहीं इलाज हो गया है, पहले नहीं था तो लोग क्या डेथ कर जाते थे। ये टीबी होने जैसे कैसे है कि आज भी कैंसर होने के बाद कुछ लोग बचते हैं, कुछ लोग डेथ कर जाते हैं। तो बात वही था कि हो गया तो एकदम उस पीड़ा में इन्होंने बहुत सारे कविताओं को लिखा है। समझिए क्या कह रहे हैं। जॉन कीट्स 1795 कब जन्मे थे? और 1821 1821 में क्या हुए थे? डेथ कर गए। जॉन कीट्स जो थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स। जॉन कीट्स जो थे यानी महान काल्पनिक कवियों में से, अंग्रेजी कवियों में से क्या थे? एक थे। कौन? जॉन कीट्स। या नहीं, जॉन कीट्स वाज बोर्न एट मुनफील्ड लंदन। लंदन के मुनफील्ड एक जो मोहल्ला है वहां पर ये जन्मे थे। लंदन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जैसे हम लोग सासाराम में, तो सासाराम में मोहल्ला होता है ना जी, उसी तरह से मुनफील्ड में इनका जन्म हुआ था। जो कहा? लंदन में। लंदन कहा? इंग्लैंड में। पूछा जाता है कि जॉन कीट्स कहाँ का था? इंग्लैंड ऑप्शन देगा, ब्रिटेन देगा, और नहीं देगा तो फिर लंदन देगा। ठीक है, तो वहां के ये कवि थे। हाईलाइट करते चलिएगा ये सब। ही स्टडीड, ये वाला हाईलाइट करना है, ये मुनफील्ड लंदन। ही स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया। ए छोटा तीनों माई, उन्होंने अध्ययन किया एट क्लार्क्स स्कूल। किस स्कूल में? जॉन कीट्स के स्कूल का नाम क्या था? क्लार्क स्कूल। एंड सॉरी एट एनफील्ड। एनफील्ड एक जगह का नाम है, जिसे हुआ कि संत पॉल सासाराम। तो सासाराम क्या हो गया? संत पॉल तो स्कूल का नाम हो गया। ठीक है, सासाराम जगह का। जैसे शंकर हाई स्कूल, श्री शंकर हाई स्कूल एट तकिया, कहते हैं ना जी, उसी तरह से एनफील्ड एक जगह का नाम। वहां पर ये क्लार्क्स स्कूल में क्या किए थे? अध्ययन किए थे। कौन? जॉन कीट्स। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। ये ज्यादा रुचि रखते थे क्रिकेट और बॉक्सिंग में। जैसे कि आप लोग ज्यादा रुचि इस समय फ्री फायर और पबजी में रखते हैं, और नहीं तो इंस्टाग्राम के स्क्रॉल रील पे, जो जैसा आपका रुचि है। लेकिन इनका रुचि किस में था? क्रिकेट और बॉक्सिंग में रुचि था। किनका? जॉन कीट्स का। किस स्कूल में पढ़े थे? क्लार्क स्कूल ना जी, कोई दिक्कत? अच्छा, कहां जन्मे थे? कब डेथ किए थे? 1800। कब जन्मे थे? किस सदी के कवि थे? उन्नीसवीं। 1801 जैसे ही आ गया 19वीं में एंट्री हो जाता है। 19वीं सदी के कवि थे। आगे ठीक है, वो जन्मे न थे। सदी किस कवि के इसमें जन्म हुआ था, जैसे ही अगला सदी में वो चले गए तो आपका ये सदी हो जाता है, उसको भूल जाइए। ठीक है, आगे। ही ग्रीव इनटू अ वोरेशियस रीडर। ये
उत्पन्न बढ़े, वोरेशियस रीडर के रूप में, वोरेशियस अत्यधिक रुचि लेकर पाठक के रूप में, किस रूप में, स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, रोमन पौराणिक कथाओं में इनका ज्यादा रुचि था, उस रूप का ये पाठक के रूप में बढ़े। वोरेशियस जानते हैं किसको बोलता है? वोरेशियस में भूखड़ होता है, आ रीडर मीन्स पाठक, जिसे पढ़ने को इनको भूख था, जैसे हमने के कोई खेले के भूख हो, कोनो को मोबाइल पे बतियावे के भूख हो, कौन हाँ कोनो खाना बनावे के भूख होता है ना जी, हाँ कोनो के खाए के भूख हो, तो उसी तरह से इनको कौची का भूख था? पढ़ने का भूख था। और खास करके क्या चीज? ग्रीक मैथोलॉजी का जो पौराणिक मैथोलॉजी, पौराणिक कथा होता है ग्रीक की, यूनान की जो कहने का मतलब है कि पौराणिक कथाएं थी, उनको पढ़ने का इनका बहुत ही शौक था, उसमें बहुत ही इंटरेस्टेड रहते थे। He even started a translation of Virgil's Aeneid, यानी इन्होंने अनुवाद करना शुरू कर दिया। किनके कविताओं को? वर्जिल एक कवि हैं, इनकी कविता थी एनिड, इस कविता को इन्होंने अनुवाद करने लगा। क्या अनुवाद करने लगा? आएगा कि जॉन कीट्स जो है किस कविता को अनुवाद करना शुरू कर दिए? वर्जिल्स एनीड को, वर्जिल्स की जो कविताएं थी उन कविताओं को क्या करने लगे? अनुवाद करने लगे। यही नहीं, हिज एम्बिशन, और कीजिएगा, हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट, उनका उद्देश्य बन गया क्या बनने का? कवि बनने का। वाज फायर्ड, ऐसा उद्देश्य बना कि उनके मन में एक चिंगारी दिखने लगा, मन में उत्सुकता हो गया कि हमें क्या बनना है? कवि बनना है। लेकिन कैसे? वाई हिज फर्स्ट एक्वेटेंस विथ स्पेंसर फेरी क्वीन, यहां कह रहे हैं कि स्पेंसर जो एक कवि थे, इनकी एक कविताएं थी फेरी क्वीन, इन कविताओं से जब जान पहचान हुआ, जब इस कविताओं को इन्होंने पढ़ा, अध्ययन किया, तब जाकर के इनके मन में एक चिंगारी उत्पन्न हुआ कि मुझे भी कवि बनना चाहिए। और वहां से ये कवि के सपना देखने लगे, उद्देश्य बना लिए और उस पर लिखने का काम शुरू कर दिए। किनके कविताओं को पढ़ करके? जी नहीं, स्पेंसर की कविता है, जिस कविता का नाम था फेरी क्वीन, कविता का नाम है। और ये लेखक कौन थे? स्पेंसर थे। इनके कविताओं को, स्पेंसर की कविताओं को पढ़ करके इन्होंने कवि बनने का क्या कर लिया? जी, मन में चिंगारी उत्पन्न कर लिया। साथ ही साथ हिज फर्स्ट पोएम, इनका पहला कविता आया जिसका नाम था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर्स, हाईलाइट कर लीजिएगा, पहला कविता यही बना इनका। और ये जो कवि थे, इनके कविता वाज पब्लिश, इनके कविताएं जो पब्लिश हुआ इन 1814, आएगा 1814 में, यानी मात्र 19 साल के उम्र में इनका पहला कविता का हुआ, पब्लिश हुआ, जिसका नाम क्या था? लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ये जो है कविता का पहला नाम इसीलिए दिए थे क्योंकि ये स्पेंसर के कविताओं को पढ़ करके उत्सुक हुए थे, इसलिए इसमें जिक्र किया कि लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ये भी अपने कविताओं में स्पेंसर की काउची लाइनों को का जिक्र किए हैं, इमिटेशन किए हैं, शामिल कर दिए, यानी इसलिए इस कविता का नाम रख दिए। लेकिन ये कब प्रकाशित हुआ? 1814 में। यही नहीं, हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, कविता का, काव्य का इनका पहला किताब बना, उसका इंटाइटल, शीर्षक दिया गया। शीर्षक क्या था? पोएम्स। आएगा कि इनका जो पहला किताब आया कविता का, जैसे अच्छा वाल्ट व्हिटमैन का फर्स्ट किताब कौन था? लिप्स ऑफ ग्रास, उसी में से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आया था ना जी। तो लिप्स ऑफ ग्रास जिससे पहला उनका किताब था, उसी तरह से इनका जो है जॉन कीट्स का पहला किताब पोएम नहीं, पोएम तो पहले ही आया था, लेकिन पोएम के रूप में एक वॉल्यूम बना जिसमें बहुत सारी कविताएं थी, उसका नाम क्या दिए थे? पोएम्स दिए थे। वाज पब्लिश्ड इन 1817, यानी ये जो पोएम जो था कब प्रकाशित हुआ था? 1817 में। कब प्रकाशित हुआ? 1817 में। हिज पोएम्स, इनकी कविता एक था इंडेमन,
एंडेमन जो कविता था वाज वेल अप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। जानते हो इस कविता को किसके द्वारा सराहा गया? कवि वर्ड्सवर्थ के द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उन्होंने इसकी कविता को पढ़े और पढ़ करके बड़ाई के। जब एक कवि एक कविता को पढ़ करके दूसरे कवि का बड़ाई करता है तो सोचो को कितना खुशनसीब अपने आप को मानता है। अभी कवि जो थे अंग्रेजी के कवि थे और इन्होंने इनकी कविताओं की इस कविता को पढ़ करके कब्जे किया, बड़ाई किया, सराहना किया। और ये जो एंडेमन जो कविता था ये 1818 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था जी? जी, इट वाज पब्लिश इन 1818, यानी 1818 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, आगे साथ ही साथ इन्हीं कविताओं के बाद इन्हीं लगे फिर छोटा छोटा इन्होंने गीत लिखना शुरू कर दिया जो कविता के रूप में हम लोग को जानना है। देखो ये लोग इंग्लैंड के थे, बचपन से जन्म लें तबे अंग्रेजी में बोले उसको लेकर रहे। हमने के जन्म नहीं तबे से भोजपुरी का पानी लाओ, पानी का लड़का ढेर पानी का लग पहले तो मम कह जाला, मम मम ना जी। हाँ, बच्चा जो होता है कि अब जाकर अब गधा हो गया, मम्मी तेने मम लाओ तो जबकि वही माँ जो थी बचपन में कह चुकाती थी मम। इसे पानी नहीं कहा जाता है कि बच्चे को मम कहने से आसान शब्द का इस्तेमाल हो जिसे वो आसानी से बोल सके, इसलिए उसमें इस्तेमाल किया गया ना जी। पानी को बचपन में आप लोग पानी को क्या कहा है? उन लोग जो है बचपने से वाटर चिल्लाया है, चलता फिरता घूमता फिरता सब कुछ ही अंग्रेजी। तो हमनियों को भोजपुरी बोल में तो भोजपुरी में कितना कविता लिख दिया ही का जी। देखो कितना कितना गायक लोग कविता लिख दिया है। खेसारी लाल लेते ना कौन कविता गईले है, पवन सिंह वाला का जी। सब कुछ अपन अपन तो हमनी के गीत कहनी जा और वो कनिए के का कह दिलसन ओट से ना जी। नहीं देख लड़का टी शर्टवा वाला, कुरुतवा वाला, फरकिया वाला, ये सब आवे लगल गाना तो कनी के रह गए। चलो तो ये संगीत रहा ओट से। ये आता है कि ऑटो ऑटम जो है बाबू सुनो, ऑटो ऑटम जो है ये क्या है? लिरिक नहीं आएगा, लिरिक मत मारिएगा। ये जब भी मारेगा तो आपको क्या मारिएगा? ओट्स। कौन चीज जी? ओट्स। ध्यान रखिए जाए सब चीज को, देखा समझो कौन कौन, जिसमें से हम कुछ कुछ हाईलाइट कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ये सब रेड वाला सब है, जैसे हुआ ऑन आइडलनेस और ऑन अ गिर्सियन अर्न टू साइक, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। टू एन नाइटिंगेल ये भी पूछा हुआ है। ऑन मेलनकॉली ये भी पूछा हुआ है। और हाई तो याद करना जरूरी है, जो अंडरलाइन किया आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। ये पूछता है कि ये सब क्या लिख ले है, क्या कहिएगा? जॉन किट्स। क्या लिख ले हैं? जॉन किट्स लिखे हैं। ठीक है, ये कविताएं जो है, ये जो संगीत है, मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य का महान कवि बना दिया। ये कविताएं किनको महान कवि बना दिया? जॉन किट्स को। जैसा कि सोडिड वैसा ही लामिया और हाइपरसन जो इनका कविता था, ईवीएससी का कवि को क्या किया था? महान बनाया था। ही डाइड ऑफ टर्कुलेसियस इन 1821 एट द एज ऑफ 26। वे डेथ कर गए टीवी के वजह से 1821 में। किसे? ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी था टीवी, इसके वजह से 1821 में इन्होंने कहा हो गए? डेथ कर गए। कौन डेथ कर गए? जॉन किट्स। कितने साल की उम्र में? बट लेकिन विद इन दिस स्पेन ऑफ लाइफ, लेकिन इस छोटे से जीवन काल में, इस छोटे से जीवन काल में ही वाज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। इन्होंने कहा महानता को पाने में सक्षम रहे। इस उम्र में ये क्या बन चुके थे? एक महान कवि बन चुके थे। महान कवियों में से एक इनका नाम आने लगा। किनका? देखो इंसानों का जो एज होता है ना 19 से लेकर 26-28 तक, इस उम्र में हम लोग इतना एनर्जेटिक होते हैं कि हम लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे 30 पार करता है ना, निराशा होने लगता है दिल में। और इस उम्र को अगर आप संभाल लिए, जैसे टीनेजर सबसे खतरनाक ये जमाना गया है, टीनेजर 13 से लेकर 19 वर्ष तक, इस उम्र को आप संभाल गए तो फिर आपका जो है 19 वर्ष के बाद जैसे 21 वर्ष जाते हैं
तो आप जो है, आपका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय तक समझदारी बढ़ जाता है। हार्दिक, तो उस उम्र में हिज पोएम्स एंड लेटर्स गौर की जगह, उनकी कविताएं और जो पत्र रहा है, हैव डेप्थ बीनीथ दियर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्टेड हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन एंड सफरिंग ऑफ लाइफ। जो इनकी कविताएं, इनके पत्र जो रहा है, इनके तरफ से जो ये सारे चीजें, इन चीजों में सुंदरता तथा इनके पीड़ा को, कष्ट को, जीवन में जितना पीड़ा सहे थे, इन सारे चीजों को प्रतिबिंबित करता है। कौन? इनकी कविताएं और पत्र। कारण है कि बताओ, ये 26 साल की उम्र में डेथ किए थे, टीवी हमको लग रहा है 10-12 साल की उम्र में हो गया होगा, तुरंत लोग डेथ करता नहीं है। लेकिन उस कष्ट में रहते हुए भी इन्होंने जब लिखा, तो जरूरी है कि कहीं ना कहीं अपने दर्द को उसमें क्या कर दिया होगा, लिख दिया होगा। जब दर्द को लिख दिया होगा तो बताने की जरूरत नहीं है। तो वही करे कि वो सारे चीजें जो है इनके कविताओं में, इनके पत्रों में झलकता है, और इनके दर्द को क्या करता है, इनके पीड़ा को प्रतिबिंबित करता है। जीवन में क्या कष्टमय रहा है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग कष्ट में हैं, हम कह रहे हैं कि हम लोग इतना बढ़िया जीवन जीते हैं ना, आप लोग भी इतना बढ़िया जीवन जीते हैं कि पूछिए मत। अरे वो जीवन जो, सोचिए कि जो बच्चे जो होते हैं अपने से मजदूरी कर करके सक्सेस होने के बारे में सोचते हैं, उस हिसाब टू हिम, उनके अनुसार, जॉन कीट्स के अनुसार, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यहां कह रहे हैं कि जो सुंदरता एक ऐसा चीज है जो क्या है, जीवन के लिए आनंददायक है, सबके लिए आनंददायक है, हमेशा के लिए आनंददायक है। जो सुंदर चीज, जो भी सुंदर चीज है, सुंदर चीज रियल में एक आनंद का वस्तु होता है, आनंददायक चीज होता है। और कोई कहे कि हम सुंदरता पर विजय पालें, गौर कीजिएगा, ताजमहल को अगर हम लोग सुंदर मानते हैं तो तब तक सुंदर है जब तक आपसे दूरी बनाया हुआ है, वहां जा रहे हैं घूम कर चला है। लेकिन अगर ताजमहल के कैंपस में ही रहने लगे, कुछ बनावे खाए लगल हुए, घर द्वार समझ लेला, तो आपके नजरों से अब सुंदर नहीं रहता है, वो सुंदर नहीं है, दूरियां है। तो सुंदर चीजों को रखने के लिए नहीं होता है, देखने के लिए होता है। क्या होता है? देखने के लिए। जहां रख दिला, अगर कोनो घरे कोनो के सुंदर पतो उतर गल कि ना, घर भर तुरंते बंटवारा हो जाई। हाँ, बंटवारा कराए में कोनो दिक्कत नहीं होगा। आगे आगे करेंगे, ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदरता ही सत्य है। ट्रूथ ब्यूटी और सत्य ही सुंदर है। इनका कहना है कि सुंदरता जो है रियल में सत्य है, और सत्य ही क्या है? सुंदर है। इन द पोयम, उसी तरह से कविता में टू ऑटम जो कविता है, किड्स डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं कि द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम, जो ऑटम मौसम है, पतझड़ जिसको बोलते हैं, कुछ लोग शरद भी इसको बोलते हैं, वो जो मौसम है, हाँ वो जो मौसम है, उसकी सुंदरता को, उसके विशेषताओं को क्या किया है? जिक्र करते हैं। कौन? कवि। इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, एक यादगार तस्वीर के श्रृंखला के रूप में, कि इस मौसम में क्या क्या चीजें होती हैं, इसको इन्होंने वर्णन किया है। एग्जिबिटिंग, इन्होंने दर्शाया है द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के सिद्धांत को दर्शाया है। इन नेचर, कौची में? प्राकृतिक में। प्राकृतिक में क्या सुंदरता है, उन चीजों को इन्होंने दर्शाया है। किसने दर्शाया है? जॉन कीट्स ने दर्शाया है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं कविता का। हाँ, वर्ड्स दोनों अलग चीज, जैसे वर्ड्स जो तो लघु गीत है, छोटा छोटा गीत है, संगीत है, और लिरिक को भी संगीत मानते हैं। लेकिन वर्ड्स की भावनाएं जो होती है कोई प्रकृति के ऊपर लेते हैं। लिरिक जो भी होता है कि सुर में सुर मिलाकर गाता है, इसमें वैसा कुछ नहीं होता। वर्ड्स होता है, इसमें सुर में सुर नहीं होता है, अपने ढंग से गाता है। जिक्र किया है कहीं ना कहीं, जैसे नाउ द लिस्ट को लिरिक कहा गया है, जबकि इसको हम लोग क्या मानेंगे? वर्ड्स। लघु गीत इसको मनबे किया, स्पष्ट लिखा है, इसको लिरिक नहीं बोला है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिरिक मानिएगा, तो वर्ड्स मानिएगा। देखिए नेक्स्ट, अब यहां पर समझिए, कविता का शुरुआत यहां से होता, पोयम। गौर कीजिएगा, पोयम क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो ऑटम है, ऑटम
इन कविता को 3 रूप में बांटा गया है। एक फलों से फूलों से जोड़ करके बता रहा है, दूसरा इस मौसम को किसान के रूप में देख रहा है, तीसरा इस मौसम को संगीत के रूप में देख रहा है। 3 स्टेंजा है। कितना स्टेंजा बाबू? 3 स्टेंजा है। ठीक है, पहला स्टेंजा में देखो क्या कर रहा है। ऑटम जो है, ऑटम ऑटम जो है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ऑटम जो है कुहासाओं का मौसम है, फलों का पकने का मौसम है। किसका मौसम है? कुहासाओं से। ऑटम आता कब है? तो बसंत से पहले और जाड़ा के आसपास में, इसलिए इसको ऑटम भी बोला जाता है और पतझड़ भी, शरद भी, यानी इसको शरद भी कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग पतझड़ भी बोलते हैं। किसको? ऑटम को। ऑटम क्या बोलते हैं? शरद भी कुछ लोग बोलते हैं और क्या बोलते हैं? पतझड़। उसी टाइम में ये आता है। ठीक है, तो ऑटम किसका मौसम है? कुहासाओं का मौसम है। और कैसा मौसम है? फलों का पकने का मौसम है। हाईलाइट करते चलिएगा। ऑटम जो है क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। ऑटम जो है सूर्य का घनिष्ठ मित्र है। मैच्योरिंग सन क्यों कह रहा है सर? मैच्योरिंग कर रहा है कि सूर्य जो है मैच्योर नहीं हुआ है अभी, यानी कहने का मतलब कि जो समर का सूर्य होता है, गर्मी का, वो मैच्योर हो जाता है, उसके तापमान को कोई झेल नहीं सकता है। लेकिन जो मैच्योरिंग सन होता है उस समय का मौसम में ना ही ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है। ज्यादा गर्मी भी नहीं होता, ज्यादा ठंडा भी नहीं होता। इसलिए कभी जो है यहाँ पर मैच्योरिंग सन बता रहा है कि ये जो ऑटम है मैच्योर्ड सन का नहीं, मैच्योरिंग सन का क्या है? मित्र है। मैच्योर्ड सन का है कि मैच्योरिंग सन का? मैच्योरिंग करने का मतलब कौन चीज? परिपक्व होते जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। यानी कहने का मतलब ये कहा गया है कि इस सूर्य को इस मौसम में ना ही ज्यादा वो गर्मी करता है और ना ही ज्यादा ठंडा करता है। इसलिए कहा गया है कि ये मौसम जो है ऑटम जो है क्या? सूर्य का घनिष्ठ मित्र है। किसका मित्र है? और ये मौसम किस चीज का मौसम है? फलों का पकने का मौसम है और कुहासाओं का मौसम है। ध्यान रखिएगा, 3 गो ऑब्जेक्टिव बनेगा। अगला कह रहा है कि ऑटम जो है, ऑटम कंस्पायरिंग विथ हिम, उसके साथ षड्यंत्र रच रहा है। किसके साथ भाई? तो सूर्य के साथ। सूर्य और ये दोनों मिल गए क्योंकि दोनों मित्र हैं और दोनों लोग मिल करके षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या षड्यंत्र कर रहे हैं? इनका षड्यंत्र ये है कि हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे भरा जाए, कैसे आशीर्वाद दिया जाए। किसको? विथ फ्रूट, फलों को। द वाइन दैट राउंड ही थैच ईव्स रन, जो अंगूर की लताएं जो हमारे छपरों पर घूमी हुई है, चारों ओर से फैली हुई हो, उसको कैसे आशीर्वाद दिया जाए कि ये लताएं जो है फूल करके, फल करके लद जाए, लोड हो जाए, भर जाए। इसके लिए साजिश कर रहे हैं, एक षड्यंत्र कर रहे हैं कि इस मौसम में ना ज्यादा धूप होगा, मौसम बरकरार रहेगा तो फल ज्यादा उगेंगे, फूल ज्यादा उगेंगे। अगर धूप ज्यादा उग जाए तो मालूम चला कि क्या? सूख जाएगा। कलियां उगेगी लेकिन सूख जाएगा। अभी जो गर्मी आया, सब्जी महंगा होने का कारण जानते हो क्या रहा? गर्मी। ये जो गर्मी, तापमान जो बढ़ गया, जो टमाटर वगैरह की खेती था उधर सूखने लगा और फिर कहीं कहीं उगता था, वहां बाढ़ आ गया, क्या हो गया? बराबर कर दिया। तो ही कह रहा है कि ये जो है चारों ओर से ये फैला हुआ अंगूर की जो गुच्छाएं छपरों पर, इसको मन कहने का फल करके लदने के लिए साजिश करेंगे। कैसे आशीर्वाद बनाए कि क्या हो जाए? फल जाए। इसके लिए साजिश कर रहे हैं। क्या साजिश कर रहा है? ऑटम किसके साथ मिलकर के? सूर्य के साथ मिलकर। यही नहीं, ऑटम और सूर्य का जो साजिश है यही रुकता है। वो कह रहे हैं कि हाउ टू बेंड विथ एप्पल द मोर्स कॉटेज ट्रू। इंग्लैंड में, लंदन में जाओगे ना तो हमनी के भारत में घरेलू पेड़ जो केला अमरूद के चाहे अनार के पेड़ जो दुआरी पर घर में लगा रहेला, लेकिन लंदन वगैरह में जाओगे तो वहां पर सेव का पेड़ रहता है। ये तो वही का ना है। तो वही कर रहे हैं कि ऐसा साजिश हम लोग करें, ऐसा इस पर आशीर्वाद बनाए रखे कि जो सेव का जो फल होता है इतना फल जाए कि फल से वो क्या हो जाए? झुक जाए, बेंड हो जाए, यानी लद जाए इतना कि लद करके क्या हो जाए? झुक जाए। इसके लिए साजिश कर रहे हैं। कौन साजिश कर रहे हैं? पहला अंगूर के लताओं को बात किया, दूसरा सेव की बात किया कि सेव की जो है फल भी फल करके क्या हो जाए? झुक जाए। यही नहीं,
तीसरा कह रहा है कि जब ये फल कर झुकेगा तो एंड फील ऑल फ्रूट विथ रिपेनेस द टू द कोर, और इससे क्या होगा कि इसका जो फल है अंतर्भाग तक, अंदर तक पक जाएगा। कैसा पके, कहां तक, अंदर तक, कोरे कोर पक जाएगा। गर्मी के टाइम में अगर जाकर देखोगे तो ऊपर से एकदम फल, कोई भी अमरूद अगर गर्मी के टाइम को उतार कर तोड़कर देखो टेस्टलेस लगेगा। अभी बरसात के देखो पानी जैसा लगेगा, उतना तो स्वादिष्ट नहीं लगेगा, लेकिन जो उस मौसम का छठ होकर टाइम में देखना फल आता है वो स्वादिष्ट होता है, और बहुत सारे फल उस समय में होते हैं। तो ही कह रहा है कि फिर साजिश कर रहे हैं, यही नहीं कि फले तो फले ठीक है, लद जाए, लेकिन उसमें गुदेदार हो जाए, पूरा अंतर तक पक जाए, ये साजिश कर रहे हैं। कौन साजिश कर रहे हैं, ऑटम और सूर्य। यही नहीं, उनका साजिश यही नहीं रुकता है, उनका साजिश चलता है कि हाउ टू स्वेल द गार्ड, कद्दुओं को किस तरह से फुला दिया जाए, इस मौसम में फूल कैसे जाए, मोटा हो जाए, गुदेदार हो जाए, ऐसा नहीं कि खाली बिया वाला हो जाए, नहीं, एंड प्लम्प हैजल सेप्स, और विथ अ स्वीट कर्नल, ये जो बादाम की जो छिल बादाम होता है, ठीक है, इसका जो कवच है, इसका जो इसमें जो बीज है वो भी भर जाए और भी मिठास हो जाए, क्योंकि सूख जाएगा, धूप उग जाएगा तो इसका मिठास नहीं रहेगा, लेकिन वो जो उसमें बीज और अंदर कोर तक अगर पक जाए, इसका सेल जो रह जाए, तो ये भी इसका बीज भी का मीठा बीज हो जाए। इसके लिए क्या कर रहे हैं कि बादाम के लिए भी साजिश कर रहे हैं, कद्दुआ तो मोटा हो जाए, साथ ही साथ बादाम भी फुलकदार हो जाए। यही नहीं, एंड सेट बर्डिंग मोर, और इसमें ज्यादा से ज्यादा कलियां हो गए, एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर फॉर द बीज, इतना कलियां हो जाए कि वो फूल में तब्दील हो, और वो फूल किसके लिए, मधुमक्खियों के लिए। जितने अधिक से अधिक फूल हो जाएंगे, तिनका कहना है आतम को और सूर्य को कि इसमें जब फूल अधिक होंगे तो ये फूल मधुमक्खियों का काम आएंगे। फूल होगा उसके बाद फल आता है, तो जो ठीक है फूल होगा तब क्या होगा, फल। गुलड़ के खाली फूल नहीं होता है, ठीक ना, गुलड़ डायरेक्ट फल जाता है, वही उसका फूल होता है। गुलड़ 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 नाम सुना जी, कहते हैं कि गुलड़ के फूल अगर अनाज में पड़ जाए तो वो कौमे ना होता है, वो कहानियों में लिखा गया है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ मधुमक्खियों को गौर कीजिएगा, मधुमक्खियां जो है उसके लिए ये फूल हो जाए, जब मधुमक्खियों के लिए फूल हो जाएगा अधिक से अधिक, अगर उस मौसम में फूल हो जाए तो मधुमक्खियां अपने हाइव्स को, अपने छत्ते को इस तरह से भर देती है, इसमें इतना शहद भर देगी कि इसको गर्मी खत्म होने का एहसास ही नहीं होगा कि गर्मी आया कब। कारण कि जब फूल नहीं मिलेंगे तो इसमें इतना जूस रहता है, इतना हनी रहता है कि इसको पी पी कर वो मधुमक्खियां जीवित रह जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर मान लो कि उस मौसम में भी फूल कम हुआ और मधुमक्खियां भी आई और मालूम चला कि भर भी नहीं पाई, तो गर्मी में वो भूखे मर जाएगी, कहां से लाएगी, फूल नहीं मिलेगा तो। अंटिल, जब तक वे और मधुमक्खियां जो है थिंक, सोचे कि वार्म डेज, गर्मी का जो दिन है, विल नेवर सीज, कोई समाप्ति ही नहीं होगा, जब तक इनके दिमाग में चलेगी गर्मी के दिन कभी समाप्ति ही नहीं होगा। फॉर समर हैज ओवर ब्रीम्ड डियर क्लामिसेल, तब तक इनका जो गर्मी जो है उस समय तक ये जो सेल है मधुमक्खियों के छत्ता का हाइव्स का जो सेल है ये चिपचिपा रहेगा, भरा हुआ रहेगा। लेकिन ये भरा हुआ कब रहेगा, जब अधिक से अधिक फूल रहेंगे, तब उस समय तक वो मधुमक्खियां जो इसको क्या कर देगी, भर देगी। और गर्मी इसको पता ही नहीं चला कब गर्मी समाप्त हुआ, तब तक मालूम चला कि इसमें चिपचिपा है, गर्मी में बीत गया और इसमें भी अभी भी शहद पड़ा हुआ है। इसलिए जितना मधुमक्खी शहद जो होता है प्रयास लोग करता है कि फूल के टाइम में ही निचोड़ लेता है, और तब तक उसी टाइम में मधुमक्खियां फिर वो छत्ता को क्या करती है, बढ़ा देती है कि फिर तो जो खेती करता है ना, इस सबका खेती तो प्लांटेशन में एक तरह से हो रहा है, फार्मिंग हो रहा है, फार्मिंग हो रहा है जी। सरसों का अलग आता है, ये एगो स्टेंजा खत्म हुआ, पहला स्टेंजा था जो फलों को फूलों को पकने फूलने के बात कर रहा है कभी। दूसरा स्टेंजा किसका मित्र है उसमें, अब देखो अगला बार ये ऑटम को कवि जो है जानते हो मानव रूपी कर रहा है, मानवीकरण कर रहा है, और किसान के रूप में फसलों को देख रहा है। किस रूप में देख रहा है, फसलों को किस रूप में देख रहा है, किसान के रूप में देखने का प्रयास कर रहा है। और दर्शा क्या रहा है बताकर, तो उन्हीं के फसलों पर ध्यान बा, क्या लिखिए पर ध्यान बा, ये फसल है, अनाज को देवी देवता माना जाता है, ठीक है, इस पर ध्यान होना चाहिए। अब इन्हें के सब आंख गड़ैले को करम का सुतल बिया, ठीक है, चल ध्यान दो, आओ टॉपिक पे देखो। अब ये दूसरा स्टेंजा देखो क्या कर, बिल्कुल अलग स्टेंजा है ये, देखो
जब फसल उस समय खेतों में लहलहा जाता है, कटने लगता है, कभी क्या कर रहा है इस मौसम में बताने का प्रयास करा है कि हु हैथ नॉट सीन ही ऑफ्ट अमिड थाई स्टोर, किसी ने तुम्हें नहीं देखा तुम्हारे खजाने में। जब लोग तुमको खोजने के लिए खेतों में गए, जब लोग तुम्हें खोजने के लिए कहा गए खेतों में गए, तो तुमको खेतों में किसी ने नहीं देखा, तुम नहीं मिला। दो बात है, दो शब्द में बात कर रहा है। एक कवि को कहा और कवि कह रहा है कि किसान को जब खेत में खोजा गया तो वह नहीं है। इसका मतलब है कि फसल कट करके आ गया दूसरे जगह, तो किसान वहां क्या करेगा, ना वहां किसान है ना ही फसल है, दोनों खेतों में नहीं है। कह रहा है कि खेतों में खोजे, लेकिन समटाइम्स कभी कभी हूएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड, जब कोई तुमको खोजता है तो तुम नगर के बाहर, यानी कहने का मतलब वहां से बाहर मिलते हो, बाहर खोजते हैं लोग। तुम पाते कहाँ, ये पाए कहाँ जाते हो, तो थी सीटिंग, तुम बैठे रहते हो केयरलेस, लापरवाही से ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर, कहाँ, गोदाम के छत पर। जब खेत में से कटा गई तो हमनी के गांव में खरिहानी में आ जला, वो जो छत उत पर रखा जला अनाज के। तो ही करा कि तुमको लोग अक्सर वहां खोजने के लिए नहीं मिला, लेकिन तुमको कभी कभी वही खेत पर यानी छत पर कहने लगे कहा खलिहानों में देखने को मिला, तुम खलिहान में नजर आए। किसान भी खलिहान में नजर आया और फसल भी खलिहान में नजर आया। और ये कह रहा है उसी खलिहान में थाई हेयर, तुम्हारा जो बाल है, सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड, जो हल्की हवाओं में क्या हो रहा है, उड़ रहा है। कभी का बाल का माने उसका हेयर जो है उड़ियाने का प्रयास हो रहा है, यानी का उसके जुल्फे उड़िया रहा है। कभी किसान को तो कहने के साथ साथ उस फसल को बात करा है कि जब वो विनोविंग विंड होता है, जब हवाएं चलती है और उस हवाओं में जब उस फसल को ओसाया जाता है तो उससे जो डस्ट निकलते हैं तो वही जो उड़ियाने का काम करता, तो करे तुम्हारे बाल जो है हल्के हल्के हवाओं में क्या हो रहा है, उड़ने का काम कर रहा है। तो लोग सोच रहे हैं ना कि जुल्फे लहरा रहा है, ऐसा बात नहीं है। कभी ये बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बताकर चले जाते हैं, तरह उड़ने का काम कर रहा है, यही नहीं या और कर रहा है या ऑन अ, जो ये फसल को कर रहा है बताने का कि हाफ रिप्ड फोरो साउंड अस्लिप। कह रहा कि कभी कभी भी होता है कि लोग जो देखे कि जो खेत के जो हराई होता है, हराई समझे तो जा जो तारा लतना ही हराई बन जला, ऐसे उसमें तुमको सोया हुआ पा सकते हैं। किसान उसमें काम करते करते क्या हो जाता है, सो जाता है। रहते रहते वही किसानों के साथ साथ बात भी होता है कि उस बीज को देखा गया, जब छीटा गया था तो वही हराई में उसमें का पड़ा हुआ मिला, सोया हुआ मिला, और वो बीज जब तक पौधा नहीं बना तब तक उसी में सोया है जी। तो कभी कोई इस रूप में दिखाने का प्रयास कर रहा है कि ये किसान के साथ साथ दो चीजों को जिक्र कर रहा है। किसान का जिक्र हुआ, लेकिन उस किसान में अनाजों का जिक्र होते जा रहा है। तो इस स्टेंजा में देखा गया कि कभी जो है किसको, फसलों का जिक्र कर रहा है, मानव रूपी करने का प्रयास कर रहा है कि तुमको कभी खेतों में देखा गया तो वहां नहीं मिले, बल्कि गोदामों के छत पर यानी खलिहानों में तुम मिला। तुम्हारे जो है बाल हल्के हल्के हवाओं में उड़ते हुए मिले। बाल कहने का मतलब क्या, जो फसल में जो डस्ट लगे रहते वो जब वो सही होता है, ओनोविंग किया जाता है, तब उसमें कुछ निकलता है, उसको जिक्र कर रहा है। और साथ ही साथ कह रहा है कि किसानों को खेतों में भी देखा जाता है। ठीक है, आगे देखो, यहीं तक नहीं, जब किसान रूपी जब करा कि ड्रॉज विद द फिल्म ऑफ पॉपीज वाइल्ड थाई हुक स्पीयर द नेक्स्ट वर्थ एंड ऑल इट्स ट्वाइन फ्लावर्स एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दो ट्रॉट्स अ स्टीडी थाई लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक। गौर कीजिएगा, ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जब किसान खेतों में जाता है, वहां के पौधों को, वहां के फसलों के गंध से मतवाला हो जाता है और हो करके उसी में क्या हो जाता है, सो जाता है। बल्कि वो फसल को काटते काटते अगला लाइन जहां देखते काटते करते गए, देखा कि यहाँ उलझा हुआ है, तो उससे जो फ्लावर फूल जो आपस में लिपटे हुए मिलते हैं, वहां भी क्या करता है, वहीं पर वो सो जाता है। कौन, किसान। हंसिया जो होता है वहीं पर छूट जाता है। फिर अचानक नींद खुलती है और क्या करता है कि उसको तुरंत
कटा हुआ फसल को बांधता है और संभाल करके हेड पर रखता है, सिर पर, और ले करके नदी को पार करने लगता है, फसल को अपने घर लाने लगता है। ये सारे उस मौसम में होते सारे कार्य होते हैं। कभी बता रहा है कि वो उसको सिर पर लाद करके कहा लाने लगते हैं। यही नहीं, उसी मौसम में वहां सेव का खेती अधिक हो रहा है, तो कह रहा है कि बाई अ साइडर प्रेस, जो कल्लू से सेव का जूस निकलने वाला होता है, उस जूस को विथ पेशेंट यानी धैर्यवान तरीके से कह रहा है कि लुक दो वाचेस्ट द लास्ट ओजिंग बाई आवर्स और आवर्स, घंटों तक इंतजार करते रहता है अंतिम बूंद टपकने का, कि मेरा जो सेव है उसका जूस अंतिम तक। जैसे हम लोग नहीं देखते हैं सब चीज, आप तोरी पेराने जाकर जाइएगा ना, तोरी पेराने के लिए तो मिल में दीजिएगा तो इंतजार करना पड़ता है कि कब तक तेल निकल रहा है, तब तक उसको पेराते रहता है। खरी निकलेगा, फिर डलाएगा, फिर निकलेगा, फिर, ठीक ना। उसी तरह से किसान धैर्यवान होकर के वहां फसल जो सेव होता है, सेव को जूस को निकलने का इंतजार करता है। कौन? कवि। कवि यहाँ जो है बता रहा है, किसानों के रूप में दर्शाया। दो पहला स्टेंजा में देखा कि फलों का मौसम बताया गया, पकने का मौसम बताया गया। दूसरा किसान रूप में देखा गया। तीसरा कल पढ़ाएंगे संगीत के रूप में देखा गया है।